प्रश्न 34। भारतीय जनजातियों में गरीबी एवं ऋणग्रस्तता की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इंडेटेडनेस इन इंडियन ट्राइब्स। उत्तर, जनजातीय निर्धनता, ट्राइबल पॉवर्टी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्धनता एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है। गरीबी के कारण लोगों को अच्छा भोजन, वस्त्र और निवास नहीं मिल पाता। जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश ऐसे परिवार हैं जो औसत दर्जे का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाते। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां मजदूरी करने वाले जनजातीय परिवारों को वर्ष में 60 से 90 दिन तक भूखे ही सोना पड़ता है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व जनजातीय क्षेत्रों के लोग आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे और कम से कम जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को जुटाने में तो समर्थ थे ही। गरीबी की परिभाषा करते हुए गिलिन लिखते हैं, गरीबी या निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उसके प्राकृतिक आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रख सके। गोडार्ड के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिनकी एक व्यक्ति को अपने तथा अपने आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से निर्धनता का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट है। निर्धनता को एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में देखा जा सकता है जिसमें व्यक्ति की स्वास्थ्य और शरीर संबंधी क्षमता बनी रह सके। कृषि के प्राचीन तरीके, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, भूमि का खंडीकरण, अलाभकारी जोतों, कृषि पर अत्यधिक भार तथा ऋणग्रस्तता आदि जनजातीय निर्धनता के प्रमुख कारण हैं। वर्तमान में 26.18% लोग देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सामान्यतः गांवों में निर्धन लोगों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन मजदूर, लघु और सीमांत कृषक, कारीगर, अरे कहना क्या चाहते हो, एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को गिना जाता है। जनजातीय निर्धनता के कुछ अन्य प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। आय, अनार्थिक जोत, कम उपजाऊ भूमि, कृषि की आदिम प्रविधि, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, अनुत्पादक प्रकार के खर्चे, गतिशीलता तथा जागरूकता का अभाव तथा ईमानदारी और सच्चाई के दृढ़ सांस्कृतिक मूल्यों की उपस्थिति। इन कारणों के अतिरिक्त जनजातीय समाज की कुछ संस्थाएं जनजातियों को निर्धनता की ओर धकेलने के लिए उत्तरदायी है। जनजातीय जीवन चक्र से संबंधित विभिन्न अनुष्ठानों या उत्सवों में बलि, दावत और भेंट देने का रिवाज है। जब जनजातीय अर्थव्यवस्था वस्तुओं की अदला बदली पर आधारित थी और कुछ मात्रा में समृद्ध थी तब इन उत्सवों का उन पर विशेष वित्तीय भार नहीं पड़ता था। लेकिन अन्य संस्कृतियों के लोगों के साथ बढ़ता संपर्क और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में परिवर्तन ने इस प्रकार के उत्सवों का खर्चा काफी बढ़ा दिया। इससे व्यापारियों तथा साहूकारों को शोषण का असीमित अवसर मिल गया है। एक बार व्यापारी या साहूकार के चंगुल में फंसने के बाद सरल और भोले भाले आदिवासी ब्याज पर ब्याज चुकाते चुकाते निर्धनता के दुष्चक्र में फंसते जाते हैं। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण वे साहूकारों के हिसाब किताब को भी नहीं समझ पाते। नहीं। जनजातीय निर्धनता के कारण, कॉजेज ऑफ ट्राइबल पॉवर्टी। जनजातियों में निर्धनता की समस्या के कुछ प्रमुख कारणों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। 1. कृषि का पिछड़ापन। कृषि के द्वारा आजीविका उपार्जित करने वाली जनजातियों में कृषि के तरीके इतने पारंपरिक और पिछड़े हुए हैं कि उनके द्वारा बहुत कम उपज प्राप्त हो पाती है। अधिकांश जातियों की कृषि भूमि अधिक उपजाऊ न होने तथा उन्हें सिंचाई के साधन उपलब्ध न हो पाने से भी प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा बना रहता है। 2. नई वन नीति। अधिकांश राज्य सरकारों ने वन संपदा से प्राप्त होने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए ऐसे कानून बना लिए जिनके द्वारा वन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को वन संपदा का उपयोग करने से रोक दिया गया। इससे जनजातियों में बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही उनके सामने आवास की भी गंभीर समस्या पैदा हो गई। अब जिन ठेकेदारों के द्वारा वन संपदा को बाहर लाने का काम किया जाता है, वे मनमानी मजदूरी देकर ऐसे जनजातीय स्त्री पुरुषों से श्रमिक के रूप में काम लेते हैं। जनजातीय गृह उद्योगों को भी इस दशा ने बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। 3. कृषि भूमि से पृथक्करण। व्यवहारिक रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो जनजातीय परिवार एक बार किसी स्थानीय महाजन या अपनी ही जनजाति के बड़े कृषक से ऋण ले लेता है, उसका भुगतान समय से न कर पाने की दशा में वह अपनी भूमि से वंचित हो जाता है। 4. उपभोग के दोषपूर्ण तरीके। अधिकांश जनजातियों में कुछ विशेष अवसरों पर इतना अधिक धन व्यय किया जाता है जो उनकी क्षमता से बाहर होता है। सामान्य रूप से भी अधिकांश जनजातियों
में शराब का प्रचलन काफी अधिक है, जिस पर उनकी आय और समय का एक बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। 5 विकास योजनाओं का दोषपूर्ण क्रियान्वयन। सरकार द्वारा जनजातियों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए स्वरोजगार और आर्थिक सहायता के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। व्यावहारिक रूप से इन कार्यक्रमों का लाभ विभिन्न जनजातियों के प्रभावशाली और पहले से ही संपन्न लोग प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भी उदाहरणों की कमी नहीं है जब निरक्षरता के कारण अनेक जनजातीय लोगों को किसी तरह का ऋण या अनुदान दिए बिना ही उनसे अंगूठा लगवा लिया जाता है। सरकारी कर्मचारी भी विकास योजनाओं के नाम पर तरह तरह में जनजातियों के निर्धन लोगों का आर्थिक शोषण करते रहते हैं। 6 अधिक जन्म दर परिवार नियोजन के साधनों के बारे में अधिकांश जनजातीय लोग आज भी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। परंपरागत रूप से जनजातियों में कुछ जड़ी बूटियों के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं से अलग हो जाने के कारण नई पीढ़ी इन चीजों के लाभों से भी वंचित है। धिक्कार है हम पर। 7 नर्म नीतियां। गुन्नार मिर्दल ने सरकार की नर्म नीतियों को निर्धनता का एक प्रमुख कारण माना है। इससे संबंधित राज्यों को मिर्दल ने नर्म राज्य कहा है। यह नर्म राज्य वे हैं जिनमें या तो कानूनों का पालन करने के प्रति सरकारी कर्मचारी लापरवाह होते हैं अथवा स्वयं कानूनों में इस तरह की कमियां होती हैं कि उनका उल्लंघन होने पर किसी को दंड नहीं मिल पाता। ऐसे राज्यों में शोषित वर्ग की समस्याएं बढ़ती रहती हैं तथा जिन लोगों के पास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति होती है वे समाज के कमजोर वर्ग का मनमाना शोषण करते रहते हैं। जनजातियों के संदर्भ में मिर्दल का ये तर्क बहुत सही प्रतीत होता है। उपर्युक्त दशाओं के अतिरिक्त अशिक्षा, स्वास्थ्य का निम्न स्तर, गृह उद्योगों का पतन तथा प्रकृति पर निर्भरता भी जनजातियों में निर्धनता की समस्या के सहायक कारण रहे हैं। जब कभी भी जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं तो या तो उन्हें लागू नहीं किया जाता या उनके स्वरूप को इस प्रकार से विकृत कर दिया जाता है कि उनका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता। न्यूनतम कृषि मजदूरी या फसल, साहूकार के अधिकतम हिस्से अथवा सूदखोर की अधिकतम ब्याज की सीमा निर्धारित करके या भूमिहीनों को भूमि का वितरण करने का नियम बनाकर विधानसभाएं और संसद जनजातीय लोगों, श्रमिकों, किसानों और गरीबों के प्रति अपनी उदारता का परिचय देती है, परंतु उन्हें सच्चे अर्थों में कभी लागू नहीं किया जाता। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गुन्नार मिडल सभी अविकसित राष्ट्रों में निर्धनता का एक कारण नर्म राज्य मानते हैं। नर्म राज्य का अभिप्राय उस सामाजिक अनुशासनहीनता से है जो विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जैसे कानून की कमियां तथा कानून के पालन और लागू करने की खामियां, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अफसरों द्वारा इन नियमों और निर्देशों की व्यापक अवहेलना जिनका उन्हें पालन करना और करवाना होता है। नगर राज्यों में जिन लोगों के पास सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता होती है वे शोषण और मनमाना आचरण करते हैं। इस शोषण के विरुद्ध जब शोषित शिकायत करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और उन्हें दबकर रह जाना होता है और गरीबी में दिन काटने पड़ते हैं। देश की अनुसूचित जनजातियां गरीबी से त्रस्त हैं, किंतु कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो तुलनात्मक रूप से अधिक गरीब हैं। इसी प्रकार से जनजातियां उपेक्षित रही हैं, किंतु कुछ जनजातियां सबसे अधिक उपेक्षित हैं। अतः एक मुख्य समस्या यह है कि सबसे अधिक गरीब एवं उपेक्षित जनजाति का पता लगाया जाए, जो कि जनजातियों की सबसे कमजोर कड़ी है। इस कमजोर कड़ी के विकास एवं उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जनजाति आयुक्त ने विभिन्न राज्यों में ऐसी कमजोर कड़ी का पता लगाया है। झारखंड में खरिया, ओरांव, मुंडा, चिकबड़ाइक आदि जनजातियां, गुजरात में चारण, दुगला, नईकड़ा और वली जनजातियां, उत्तराखंड भोटिया, जौनसारी और थारू जनजातियां, राजस्थान में भील, डामोर, सहरिया जनजातियां सबसे कमजोर कड़ी में आती हैं। कमजोर कड़ी वाली जनजातियों की समस्या अन्य जनजातियों की तुलना अधिक भीषण एवं गंभीर है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। A.R. देसाई ने निर्धनता के दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए लिखा है, निर्धनता न केवल ग्रामीण लोगों, जनजातीय लोग सहित के स्वास्थ्य तथा जीवन शक्ति पर ही प्रभाव डालती है, बल्कि वह उनके सामाजिक व सांस्कृतिक पिछड़ेपन का कारण भी बनती है। यदि ग्रामीण लोग अशिक्षित, अंधविश्वासी, असंस्कृत हैं, तो इसका यही कारण है कि वे अथाह निर्धनता में डूबे हुए हैं और अपनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसी कारण वे शिक्षा तथा सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक तथा सामाजिक जगत की वैज्ञानिक जानकारी को बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उन्नतशील सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के लिए आर्थिक समृद्धि एक मौलिक पूर्वापेक्षित आवश्यकता है। प्रो देसाई के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि निर्धनता अनेक सामाजिक बुराइयों की जड़ है। निर्धनता व्यक्ति पर शारीरिक तथा मानसिक एवं सामाजिक दृष्टि से कुप्रभाव डालती है। ये पारिवारिक विघटन और यहाँ तक कि चारित्रिक पतन के लिए भी उत्तरदायी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय लोगों में निर्धनता की मात्रा अन्य लोगों की तुलना में और ज्यादा है। जनजातीय लोगों के कल्याण की दृष्टि से सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं और उनको क्रियान्वित भी किया गया है, लेकिन इन सबका लाभ केवल उन सीमित लोगों को ही मिल पाया है जिन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त कर ली है और जिनमें जागरूकता और राजनीतिक चेतना है। जनजातियों में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। निर्धनता कम करने और उनके आर्थिक उत्थान की दृष्टि से बनाई गई नीतियां एवं संचालित कार्यक्रम चल रहे हैं। यहां इतना बतलाना आवश्यक है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए न केवल लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में स्थान आरक्षित किए हैं, बल्कि नगर परिषदों, नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण का लाभ वे सन 2025 तक तो निश्चित रूप से उठा सकेंगे और आगे भी इस अवधि के और बढ़ाए जाने की संभावना है। आरक्षण के कारण जनजातीय लोगों को सरकारी नौकरियों में आने और अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने का मौका मिला है, परंतु आरक्षण का लाभ अधिकांशतः वे जनजातीय लोग ही उठा पाए हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। समझ रहे हो? प्रश्न 35, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति के सामाजिक आर्थिक जीवन को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ गोंड ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, गोंड जाति, गोंड ट्राइब। गोंड जनजाति भारत की बहुसंख्यक जनजातियों में से एक है। यह जनजाति अति प्राचीन है जिसका उल्लेख रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है। आर बी रसेल तथा हीरालाल का मत है कि 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच गोंड लोग मध्य प्रदेश के मध्य एवं दक्षिणी भाग में बसे होंगे। 1981 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गोंडों की जनसंख्या 53.49 लाख थी। वर्तमान में इनकी संख्या अनुमानतः 65 लाख से अधिक हो चुकी है। गोंडों की अधिक संख्या के कारण ही इस क्षेत्र को गोंडवाना कहा जाता था। गोंडों का स्थानीय इतिहास में उल्लेखनीय नाम है। छत्तीसगढ़ और मंडला क्षेत्र में कभी गोंडों का शासन भी रहा था। गढ़ा मंडला के गोंड शासक संग्राम शाहम तथा उसके पुत्र दलपत शाह इस क्षेत्र के प्रसिद्ध शासकों में से हैं। दलपत शाह ने महोबा के चंदेल राजा की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया था, जो रूपवती एवं बहादुर शासिका भी थी। उसने मुगल सम्राट अकबर से भी युद्ध किया था। गोंडवाना पर मुगलों एवं मराठों का भी शासन रहा। गोंड लोग परिश्रमी, बहादुर एवं योद्धा हैं। वैसे तो गोंड लोगों का बिखराव थोड़ा बहुत सारे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है, किंतु सीधी, शहडोल, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, चांदा, होशंगाबाद, निमाड़, नरसिंहपुर आदि क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या अधिक है। गोंड जनजाति की लगभग 2/3 जनसंख्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रहती है और शेष अन्य प्रांतों में रहती है। प्रजातीय दृष्टि से गोंडों को किसी एक श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ प्रजातीय मिश्रण हुआ है। इनमें पूर्व द्रविडियन प्रजातीय एवं यूरोप की भूमध्य सागरीय शाखा के प्रजातीय तत्व जाते हैं। त्वचा का रंग काला, बाल काले व सीधे, दाढ़ी व मूंछ के बाल बहुत कम, नाक भारी व चौड़ी, होठ मोटे, आकर्षणहीन व्यक्तित्व आदि इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। निवास, चूंकि ये लोग स्थानांतरित कृषि करते रहे हैं, अतः अपना निवास बदलते रहते हैं, इसलिए इनके मकान बांस, लकड़ी व मिट्टी आदि से बने होते हैं। अक्सर ये लोग अपना निवास पानी के पास, पहाड़ी ढलान एवं पर्याप्त कृषि योग्य भूमि के पास बनाते हैं। प्रत्येक परिवार के पास यही नहीं, अभी और सुनिए, 1 या 2 कमरे होते हैं। पशुओं के लिए घर में पृथक स्थान होता है तथा घर के पीछे बाड़ी में छोटी मोटी खेती कर लेते हैं। मेहमानों के लिए अलग से घर होता है जिसे बरोठा कहते हैं। निवास की दृष्टि से गोंडों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गोंड हिल गोंड्स, जिन्हें मारिया गोंड कहते हैं, तथा मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले गोंड प्लेन गोंड्स, जिन्हें मुरिया गोंड कहते हैं। वस्त्र, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गोंड बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, यहाँ तक कि कुछ समय पूर्व तो ये पत्तों एवं छाल से तन को ढकते थे। पुरुष केवल एक लंगोटी पहनता है और स्त्रियां लुगड़ी साड़ी पहनती हैं, किंतु मैदानी क्षेत्र के गोंड आधुनिकता के संपर्क में आने के कारण नवीन प्रकार के वस्त्र पहनने लगे हैं। स्त्री व पुरुष दोनों ही चांदी, पीतल एवं कांसे के गहने धारण करते हैं। स्त्रियों को शरीर पर पशुओं, पेड़ पौधों और अपने नाम गुदवाने का शौक है। भोजन सुबह एवं दोपहर को कोदो, कुटकी या बाजरे की पेज बनाकर खाते हैं, तथा सायंकाल को चावल व सब्जी, ज्वार एवं गेहूं की रोटी भी तेल में तलकर खाते हैं। कठिनाई के दिनों में महुआ के फूल व जंगली कंदमूल फल से अपना पेट भरते हैं। 1 शताब्दी पूर्व के गोंडों के लिए सर आर जेनिकिंस ने लिखा है, वे नंगे रहते हैं तथा जड़ों, फलों एवं शिकार पर जीवित रहते हैं और अजनबी लोगों को मार देते हैं।
पक्षियों एवं मछलियों तथा बकरा व अन्य जंगली जानवरों का मांस खाते हैं। ये लोग महुआ, खजूर और चावल की शराब बनाकर पीते हैं तथा बीड़ी, तंबाकू एवं सिगरेट का प्रयोग भी करते हैं। इमली, तेंदू, आंवला, जामुन, डूमर, पीपल व कोयलर के फल व पत्तों का भी उपयोग करते हैं। बस्तर के मारिया चूहे तथा लाल चींटों को भी खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। भाषा। गोंड लोग गोंडी भाषा का प्रयोग करते हैं जिस पर द्रविड़ भाषा परिवार की तेलुगु भाषा का प्रभाव है। ग्रियर्सन का यह मत है कि गोंडी भाषा पर तमिल व कन्नड़ का प्रभाव है। पशुपालन। ये लोग गाय, भैंस, सुअर, भेड़, बकरी, मुर्गी एवं कुत्ते को भी पालते हैं। अर्थव्यवस्था। गोंड लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। ये कृषि स्थानांतरित प्रकार की होती है जिसे वेवा, दिप्पा व पेंडा आदि नामों से पुकारा जाता है। ये लोग कृषि करने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं और वर्षा के दिनों में बीज छिटककर वहां खेती करते हैं। धीरे धीरे वो स्थान अनुपजाऊ बन जाता है तो उसे त्याग दिया जाता है और उसी प्रकार से फिर अन्य स्थान पर खेती की जाती है। ये लोग ज्वार, मक्का, गेहूं, सरसों, चावल, कोदो, कुटकी, सन, कपास एवं तिलहन की खेती करते हैं। सरकार द्वारा जंगल जलाने पर रोक लगा देने के कारण अब ये लोग स्थायी कृषि भी करने लगे हैं। इससे उनके निवास में भी स्थिरता आई है। कहीं कहीं कुल्हाड़ी से भी खेती की जाती है, एक्स कल्टिवेशन, जिसे बीवार या बीमरा कहते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? कई लोग जाल बनाकर चिड़िया एवं मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। जंगल पर निर्भरता के कारण ही ये वनों को विशेष आदि एवं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तथा जंगल में वनदेवी, महादेव एवं पार्वती का निवास मानते हैं। चांदा के गोंड निशाना लगाने में प्रसिद्ध है। वे दौड़ते हुए हिरण को तीर से मार देते हैं। ये लोग शारीरिक श्रम करना पसंद करते हैं। कमजोर एवं बीमार व्यक्ति का तो विवाह भी कठिन होता है। कुछ लोग अपने मालिक के खेत पर वर्ष भर काम करते हैं। उन्हें भरसिया कमिया अर्थात वर्ष भर काम करने वाला कहते हैं। इन लोगों में कबाड़ी संस्था भी पाई जाती है। इसके अंतर्गत ऋण लेने वाला व्यक्ति साहूकार के खेत पर तब तक काम करता है जब तक उसका ऋण नहीं चुक जाए। बाह्य व्यक्तियों ने इस प्रथा द्वारा भोले एवं सीधे आदिवासियों का शोषण किया है। अब कानून द्वारा इस प्रथा का अंत कर दिया गया है। विवाह, मैरिज। गोंड लोग एक विवाही हैं। इनमें विवाह पूर्व यौन संबंध, प्रीमैरिटल सेक्स रिलेशन तो पाए जाते हैं, किंतु विवाह बाद के यौन संबंध, पोस्टमैरिटल सेक्स रिलेशन को अनुचित माना जाता है। व्यभिचार को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि घर में भी पति पत्नी का संभोग करने की मनाही होती है। अतः जंगल या अन्य स्थान पर ही ऐसा कर सकते हैं। उनका विश्वास है कि क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? घर में पूर्वजों की आत्मा निवास करती है, अतः घर में संभोग करने पर वह नाराज हो जाती है। मासिक धर्म एवं प्रजनन काल के समय निवास के लिए स्त्रियों के लिए पृथक कमरा होता है। इस समय उन्हें अपवित्र माना जाता है। एक गोंड व्यक्ति अपने गोत्र, टोटम समूह एवं भाई बंधु समूह से बाहर विवाह करता है। इनमें ममरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह, क्रॉस कजन मैरिज का खूब प्रचलन है। भाई के लड़के लड़कियों का बहन के लड़के लड़कियों से विवाह को प्राथमिकता, प्रेफरेंस दी जाती है। जब एक व्यक्ति अपने लड़के की शादी बहन की लड़की से करता है तो ऐसे विवाह को दूध लौटावा कहते हैं, क्योंकि पहली पीढ़ी में जिस परिवार से लड़की प्राप्त की थी दूसरी पीढ़ी में उसे पुनः लौटा दी गई है। इससे वधु मूल्य की बचत होती है। कई बार बहन की लड़की का विवाह भाई लड़के से नहीं है तो भाई हरजाना लेता है जिसे दूध बंदा कहते हैं। इनमें देवर एवं साली विवाह, लेवरेट एंड सूरत भी पाया जाता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी से विवाह करता है। कई बार पुरुष अपनी पत्नी की दूसरी व तीसरी बहन से भी विवाह करता है। गोंडों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है और अक्सर लड़का ही अपने जीवन साथी के बारे में माता पिता को सहमति प्रदान करता है। कभी कभी बहुपत्नी विवाह भी देखने को मिलता है। गोंडों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विवाह निम्न प्रकार से हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 1. सामान्य विवाह। इस प्रकार का विवाह दोनों पक्षों में परस्पर सहमति एवं बातचीत होने के बाद होता है। यह विवाह नारमी उत्सव द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें वर वधु को लोहे की अंगूठी पहनाता है और दोनों कुछ शपथ ग्रहण करते हैं। विवाह के बाद भोज, नृत्य व गान होता है। 2. सहमति विवाह। यह विवाह लड़के लड़की की सहमति से होता है। लड़की कुछ लोगों से सामने लड़के के माथे पर टीका लगा देती है। दूल्हा पक्ष के लोग भोज का इंतजाम करते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। 3. सेवा विवाह। इसे लामसेना, लामाना या लामझाना विवाह भी कहते हैं। वधु मूल्य न देने की स्थिति में लड़का भावी ससुर की सेवा करता है और एक निश्चित अवधि के बाद ससुर अपनी लड़की का विवाह सेवा करने वाले लड़के से कर देता है।
4. हरण विवाह। लड़की बड़ी होने पर जाति के अन्य लोगों द्वारा आलोचना की जाती है तो लड़की का पिता अपने साले के लड़के को लड़की भगा ले जाने का अनुरोध करता है। लड़का अपने मित्रों सहित आता है और लड़की को उठा लाता है। वर के घर पर आने पर दोनों पर हल्दी का पानी छिड़का जाता है और विवाह संपन्न मान लिया जाता है। 5. विनिमय विवाह। इस प्रकार के विवाह में दो परिवार परस्पर लड़के लड़कियों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें किसी भी पक्ष को वधू मूल्य नहीं देना पड़ता। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। 6. क्रय विवाह। सीधी जिले के गोंड लोगों में वर का पिता कन्या के पिता को अनाज, रुपया, कपड़ा व बर्तन देकर उसकी लड़की से अपने लड़के का विवाह करता है। इसे फुलहनचारी के नाम से जाना जाता है। 7. अनियमित विवाह। जब कोई लड़की विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाती है तो पंचायत के सामने गर्भ प्रदान करने वाले लड़के का नाम बताना होता है। यदि वो दूसरे गोत्र का होता है तो उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार के विवाह को पैटू कहते हैं। विधवा पुनर्विवाह की प्रथा भी पाई जाती है। छोटा भाई बड़े भाई की विधवा स्त्री से विवाह कर लेता है। तलाक। स्त्री पुरुष दोनों को ही तलाक देने का अधिकार है। स्त्री के व्यभिचारी होने, घर की देखभाल न करने, झगड़ालू होने व बांझ होने पर पुरुष उसे तलाक दे सकता है। यदि स्त्री तलाक देकर दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो दूसरे पति को पहले वाले पति को विवाह खर्च देना पड़ता है, जिसे बंदा कहते हैं। फस फुक्स ने दादा व पोती तथा पोते व दादी में यदि वे सौतेले हैं तो विवाह होने की बात कही है। कभी कभी एक व्यक्ति अपने बड़े भाई की लड़की से भी विवाह कर लेता है। ये चुप है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।